नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको जो लेखपाल की परीक्षा अगले कुछ महीनों में संभावित है, उससे संबंधित सभी क्लासेस विधिवत रूप से मिल रही हैं। आपको मैथ की कक्षाएँ भी मिल रही हैं, सामान्य अध्ययन की, और आज हम लोग ग्राम समाज एवं विकास की कक्षाएँ लेकर आपके सम्मुख उपलब्ध हुए हैं। इसके पहले आपके 3 से 4 लेक्चर जो हैं वो ग्राम समाज एवं विकास के आपके चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम लोग एक नया अध्याय जो आपके चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि इन सब अध्याय से आपके जो क्वेश्चंस है उनके आने की संभावना बहुत ही कम है। जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका योजना है प्लस आपकी जो भी सेंसस है उसके अनुसार जो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की आबादी है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आपके सिलेबस पे ये चीज़ें दी हुई हैं तो इनको भी पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आज जो चैप्टर उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि यह चैप्टर जो है आपका 2 लेक्चर में कंप्लीट हो, लेकिन जो भी होगा वो चीज़ें आगे आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। तो सबसे पहले देखेंगे ग्रामीण सामाजिक विकास। ठीक है, सामाजिक विकास मतलब क्या होता है कि समाज में जो रहने वाले लोग हैं उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर पे किस प्रकार से हम विकास कर सकें। तो यही आपका होता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास को हम लोग ग्रामीण सेंस में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारा सिलेबस है वो सिलेबस कहीं ना कहीं आपके ग्राम समाज से रिलेटेड है। तो ग्रामीण सामाजिक विकास से आशय लोगों को आर्थिक लाभ देने के साथ साथ संपूर्ण ढांचे में आधिकारिक परिवर्तन से होता है। ठीक है, और प्रायः अगर हम बात करते हैं कि सामाजिक विकास, तो सामाजिक विकास में जो आपकी गरीबी होती है जो कि ग्रामीण क्षेत्र पे काफ़ी बड़ी मात्रा में या काफ़ी बड़े स्तर पर होती है, तो कुल मिलाकर अगर किसी भी व्यक्ति को सशक्त करना है तो कहीं ना कहीं उसको आपको सबसे पहले तो शिक्षा देनी होगी, और जब शिक्षा आएगी तो कहीं ना कहीं उसके पास जो धन है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो जो ग्रामीण सामाजिक विकास होता है, इस विकासों में हम उनको कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर पर और साथ ही साथ में जो आर्थिक स्तर पर होता है उस आर्थिक स्तर पर सशक्त करने की प्रयास करते हैं। तो गांवों में गरीबी प्रायः कम उत्पादकता, बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी के फलस्वरूप होती है, अतः उत्पादकता तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना आवश्यक होता है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको सामाजिक विकास, अगर समाज का विकास करना है तो लोगों के मतलब जो ग्रामीण स्तर पर लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, ठीक है, उनको हम लोगों को सशक्त करना होगा। क्योंकि सशक्त करने से मतलब कहीं ना कहीं उनका विकास करना होगा। ठीक है, उनका उन्नयन करना होगा, और उस उन्नयन के लिए क्योंकि आपको मालूम है कि उन्नयन का आधार क्या होगा, आर्थिक आधार होगा। ठीक है, अब उन्हें हम आर्थिक आधार पर सशक्त करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको रोजगार होंगे और उत्पादकता, यानी जो लोग रोजगार में इन्वॉल्व हैं उनके रोजगार के अवसर को और बढ़ाना। ठीक है, जो रोजगार का स्तर है उसको बढ़ाना, और प्लस इसके साथ ही साथ में जो भी ग्रामीण क्षेत्र पे जिस स्तर पे आपका उत्पादन हो रहा है या जिस स्तर पे उत्पादकता हो रही है उसको भी बढ़ाना। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि ग्रामीण सामाजिक विकास में लोगों के जीवन को उन्नयन उठाना, उनके रोजगार के अवसर प्रदान करना, तथा साथ ही साथ में वो जो लोग भी, क्योंकि आपको मैंने इससे पहले के लेक्चर में बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश लोग कहीं ना कहीं जो कृषि क्रियाकलाप है, कृषि क्रियाकलाप में व्यस्त रहते हैं। अब जानते हैं कृषि क्रियाकलाप में होता क्या है, एक प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने प्रच्छन्न बेरोजगारी का नाम कई बार लिया है और मैंने हर बार बताया कि आपको अगली बार बताऊंगा। हालांकि ये आर्थिकी का पार्ट है, लेकिन अगर प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करें तो प्रच्छन्न का मतलब होता है, ठीक है, छिपी हुई। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी। अब कैसे, आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक किसान है, ठीक है, उस किसान के पास 1 हेक्टेयर भूमि है। अब होता क्या है, इस 1 हेक्टेयर भूमि से वो क्या करता है, मान लीजिए 10 कुंटल उत्पादक करता है। अब इस 10 कुंटल उत्पादन करने के लिए कितने लोग इन्वॉल्व हैं, 5 लोग।
लेकिन होता क्या है कि अगले साल ही उसका बेटा या बेटी कोई भी मान लीजिए एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है और वो इन्वॉल्व हो जाता है क्या 1 हेक्टेयर भूमि है, ठीक है, उत्पादकता तब भी क्विंटल है, और अब कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, मान लीजिए 6 लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो क्या आप देख रहे हैं, देख ये रहे हैं कि कुल मिला के भूमि भी उतनी है, उत्पादन भी उतना है, लेकिन क्या है, जो मैन पावर है वो बढ़ गई, ठीक है, यानी +1 लोग यहाँ पे बढ़े, लेकिन उस 1 लोगों के बढ़ने के फलस्वरूप जो उनकी सीमांत उत्पादकता थी उसमें वो उतनी ही रही। मीन्स कहने का मतलब है कि जो उनके उत्पादन का स्तर था या उनका जो उत्पादकता थी वो बढ़ी नहीं, और जब नहीं बढ़ी तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी सामने निकल के आती है। इस बेरोजगारी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का स्तर काफ़ी हाई होता है। अब आगे हम लोग अगर बात करते हैं तो हम लोग यह पाते हैं कि जो आपका ये समाज है, सबसे पहले जैसे हम अगर किसी के विकास की बात करते हैं या कोई भी चीज़ हमारे सामने है तो कहीं ना कहीं उसका एक आधार होता है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, समाज को मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड करके देखेंगे। एक होता है आपका पहले जनजातीय समाज और दूसरा क्या होता है, औद्योगिक समाज। और दूसरा क्या होता है, औद्योगिक समाज। क्योंकि अब देखिए, हमको जो अपने अध्ययन है उस अध्ययन को एक सामाजिक विकास के परिप्रेक्ष्य में देखना है, तो उस सामाजिक विकास के परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए आपको एक आधार चाहिए। इसीलिए समाज को मुख्य रूप में 2 भागों में हम लोग विभाजित कर देते हैं। पहला होता है जनजातीय समाज तथा दूसरा होता है कृषक एवं औद्योगिक समाज। कृषक एवं औद्योगिक समाज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा जनजातीय समाज के बारे में बात कर लेते हैं और दूसरी हम लोग बात करेंगे कृषक एवं औद्योगिक समाज। जनजातीय समाज, जैसे जनजात का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जनजाति, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो जनजातीय समाज आदिम समाज होते हैं। इसे अफ्रीका, एशिया तथा अफ्रीकन समाज के रूप में भी जाना जाता है, और ये खासकर होते क्या है कि पिछड़े क्षेत्र में रहते हैं। क्योंकि आज अगर आप भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये पाएंगे कि आज अनुसूचित जनजाति हो गई या अनुसूचित जाति हो गई, तो उनके विकास के लिए कहीं ना कहीं जो आपकी गवर्नमेंट है वो ज़्यादा चिंतित होती है या उनके विकास पे कहीं ना कहीं ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका जो विकास है वो उस स्तर से नहीं हो पाया है जिस स्तर से उनके विकास होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो समाज की मुख्य धारा है वो मुख्य धारा से सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनैतिक स्तर, तीनों स्तर की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे वो लोग बहुत पीछे हैं और पिछड़े हुए हैं। अब हम लोग अगर बात करते हैं इनका सामाजिक जीवन, तो इनका जानते हैं कि सामाजिक जीवन बड़ा सरल होता है, सरलीकृत होता है, और इनके अंदर होती क्या है कि कहीं ना कहीं एक एकाकीपन की भावना होती है, ठीक है। क्योंकि इनका जो क्षेत्र होता है वो सीमित क्षेत्र होता है और ये उसी सीमित क्षेत्र के इर्द गिर्द रहते हैं। तो सबसे पहले अगर इनके हम सामाजिक जीवन की बात करें तो जनजातीय समाज का जीवन सरल तथा समेकित पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इन समाज में बहुत ज़्यादा लोक रीतियाँ तथा लोक रिवाज पाए जाते हैं। अब अगर आप लोग बात करते हैं इनके आर्थिक संरचना की, तो आर्थिक संरचना की अगर हम लोग बात करते हैं ठीक है, तो आप लोग देखेंगे अगर जो इनकी आर्थिक स्थिति होती है वो भी अगर हम अन्य समाजों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पिछड़ी होती है, ठीक है। आर्थिक स्तर जो होता है इनका काफी निम्न होता है, ठीक है। इसका कारण क्या होता है? अगर हम कारणों में जाएं तो कहीं ना कहीं इनके पास
संसाधनों का अभाव, जो इनका शिक्षा का स्तर होता है, ठीक है, वो भी काफ़ी लो होता है। अब जानते हैं कि ये किसी न किसी एक पर्टिकुलर या किसी विशेष स्थान पे रहते हैं, ठीक है। उसी स्थान को इन लोग छोड़ वो स्थान को, पहले बात तो कहीं ना कहीं इनसे, उस स्थान से इनके जो लोक रीत होते हैं, लोक रिवाज होते हैं, वो जुड़े होते हैं। इस बाध्यता के कारण इनके पास क्या होता है, संसाधनों का अभाव होता है, ठीक है, और शिक्षा का स्तर भी काफ़ी लो होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, जो इनकी आर्थिक संरचना होती है वो काफ़ी निम्न स्तरीय होती है। तो ये थी हमारी आर्थिक संरचना के बारे में बात, जो कि जनजातीय समाज से संबंधित थी। अब हम लोग अगर आगे की बात करते हैं, अब हम लोग भारत के संदर्भ में जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको देखेंगे। ये भी देखेंगे कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना में इनका कितना प्रतिशत था, प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे, जनसंख्या के हिसाब से भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं भारत में, भारत की प्रमुख जनजाति, ठीक है। तो हालांकि आप जानते होंगे, आपने संविधान की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की, तो अनुसूचित जनजाति भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 342 है, ठीक है, उसमें इस अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। और यह मेंशन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के 25 में मिलता है, जिसमें यह बताया गया है कि जनजाति से तात्पर्य जनजातीय समूह तथा जनजातीय समूहों के अंशों या समूहों में से होगा, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में है, ठीक है। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, इससे संबंधित क्या है, आपका वर्णन दिया है। अगर हम लोग बात करते हैं तो वैसे देश में कुल 532 ठीक है। हालांकि अगर हम लोग जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रूप से के अनुसार कुल 550, ठीक है, जो अनुसूचित जनजातियां भारत के संदर्भ में पाई जाती हैं। अब अगर हम लोग 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर बात करते हैं, तो 2011 की जनगणना में जो अनुसूचित जनजाति के लोग थे, उनका प्रतिशत 8.6% था। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद इसी में देखेंगे कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करते हैं तो वो कहाँ पाए जाते हैं, मतलब किस प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करते हैं तो वो किस प्रदेश में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करते हैं तो इनकी जो प्रतिशत है 8.6%, ठीक है। देखिए ये सब डाटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अलावा इसमें बताने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक। और क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो इसके अलावा कुछ नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस अध्याय से आपके किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो 2011 की अगर हम जनगणना की बात करते हैं तो प्रतिशत के अनुसार जो इनका प्रतिशत था वो 8.6% था। और अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करते हैं तो 10.42 करोड़, ठीक है, इतने लोग जो है वो अनुसूचित जनजाति से भारत में बिलोंग करते हैं। अब देखिए फिर से हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत के अनुच्छेद 366
कि 25 में लिखा है और यह मेंशन करता है कि अनुसूचित जनजाति के लोग वो होंगे जिनका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में, ठीक है, वर्णन होगा। 2011 की अगर जनगणना के अनुसार बात करते हैं तो इनकी जो प्रतिशत हिस्सेदारी थी वो 8.6% थी। यानी कहने का मतलब है कि भारत के संदर्भ में अगर 100 लोग की बात करते हैं तो इसमें से ये 8.6, ठीक है, यानी 100 में 8.6 लोग आपके इस सेक्शन से या इस भाग से बिलोंग करते हैं। और अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या इनकी कितनी है, 10.42 करोड़। अब हम लोग इसके आगे आते हैं और अगर हम लोग प्रदेश की स्तर पे बात करते हैं तो किस प्रदेश में जो इनकी जनसंख्या है वो सबसे प्रतिशत के आधार पर ज़्यादा पाई जाती है और जनसंख्या के अनुसार पाई जाती है, तो जो आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में आपके जो इनकी जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जबकि अगर हम बात करते हैं प्रतिशत के हिसाब से तो प्रतिशत के हिसाब से आपका लक्षद्वीप, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं जनसंख्या, और दूसरा क्या होगा, इसमें देखिए केंद्र और राज्य दोनों को मिला के बताया गया है और यहाँ होगा प्रतिशतता। देखिए इसमें से आपके और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षाओं में। दूसरा क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा कि आप जान रहे हैं कि जिस प्रकार से औद्योगिकीकरण बढ़ता जा रहा है, इस प्रकार से जो हमारे लोक रीति रिवाज हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं और इस वजह से बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। तो भारत सरकार क्या करती है, इनके रख रखाव और इनके बचाव के लिए कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे गायब हो रही हैं, तो उन लोगों को संकटग्रस्त जनजाति की श्रेणी में रख देती है, ठीक है। तो आप लोग अगर कोई भी बुक परचेज करेंगे तो उसमें कुछ ऐसी जनजातियों के नाम दिए रहेंगे, तो आपसे पूछ लेंगे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति किस प्रदेश से बिलोंग करती है जो संकटग्रस्त है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं वो खत्म होने की कगार पे हैं। क्यों खत्म होने की कगार पे हैं? क्योंकि देखिए अगर हम जनजाति के संदर्भ में बात करेंगे, आज भी आप मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं या जैसे हमने बताया कि अगर अफ्रीका में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका अपने जो धर्म है, उनकी संस्कृति है, उनके जो लोक रीति रिवाज हैं, उनसे बहुत ही ज़्यादा लोग लगाव है। आज क्या हो रहा है कि आधुनिकीकरण के युग में वो धीरे धीरे चीज़ें क्या हो रही हैं, खत्म होती जा रही हैं, ठीक है। और उनके देख रेख, उनके संरक्षण के लिए कुछ ऐसे प्रयास नहीं किए जा रहे हैं जिससे कि उनका संरक्षण हो, तो जिसके फलस्वरूप उनकी जनसंख्या क्या है, धीरे धीरे निरंतर घटती जा रही है और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होकर आ रही है कि अगर उनके साथ इसी प्रकार क्या जो उनका डिक्लाइनेशन है, ठीक है, जो गिराव है वो लगातार जारी रहा तो आने वाले हो सकता है कि 100-200 वर्षों में बहुत से ऐसी जनजाति हैं जो कि भारतीय संविधान, भारतीय जो लोक संस्कृति है, लोक रीति रिवाज उनको सजे हुए हैं, जब वो नहीं रहेंगी तो भारतीय संस्कृति और भारतीय लोक रिवाज को भी बहुत बड़ा आघात होगा। इसी के लिए सरकार इनको बढ़ावा देती है, ठीक है, और इनको बचाने का प्रयास करती है। तो अगर हम लोग जनसंख्या के आधार पर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जनजाति पाई जाती है वो आपके मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, आपका तीसरा है उड़ीसा, और चौथा राजस्थान, ठीक है। ये घटते हुए क्रम में है, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा आपका मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा और फिर राजस्थान। अगर हम प्रतिशतता के आधार पर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप, फिर आपका मिजोरम, फिर उसके बाद में नागालैंड और फिर फाइनली मेघालय। और ये आपका मेघालय, ठीक है। लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करते हैं, मान के 94.6% आबादी यहाँ पर क्या है, आपकी अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये था आपका जनसंख्या और प्रतिशतता के आधार पर हम लोगों ने डिवाइडेशन किया है, ठीक है, उनका बंटवारा किया है। इस बेसिस पे अगर बात करेंगे तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी जनसंख्या के सापेक्ष।
महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर उड़ीसा, चौथे नंबर पर राजस्थान। अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रतिशतता के आधार पर आपका लक्षद्वीप, दूसरे नंबर मिजोरम, तीसरे नंबर पर नागालैंड और चौथे नंबर पर मेघालय। ठीक है, तो ये था आपका जनजातीय समाज है, उस जनजातीय समाज के कुछ प्रमुख बिंदु, प्रमुख तथ्य। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि समाज का जो विभाजन है वो हम लोग दो आधार पर कहते हैं। पहला जनजातीय समाज और दूसरा क्या था, कृषक व औद्योगिक समाज। ठीक है, तो जो ये जनजातीय समाज था, आज हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे अपनी जो क्लास है उस क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, जो कृषक और औद्योगिक समाज हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप लोग को किसी प्रकार से कोई दुविधा ना हो, इसी के लिए हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में निपटाते हैं, जिससे आपका एक इंटरेस्ट बना रहे। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते होंगे। अगर नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको पहले नहीं बताई जा सकती, वो एक सीक्वेंस के थ्रू बताई जाती हैं। तो अतः आपसे आशा ही की जाती है कि आप वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।